kids, today I'm explaining you chapter 12 Air, Water and Weather. This is the chapter of your science book, Science in Depth by Prachi Publication. So let us read it line to line. सनी वॉज प्लेइंग विद हिज फ्रेंड्स. सनी जो था वो अपने फ्रेंड्स के साथ खेल रहा था. सनी एक बॉय है, ये सनी एक बॉय है. वो क्या कर रहा था, अपने फ्रेंड्स के साथ खेल रहा था. सडनली थिक ब्लैक क्राउड्स कवर्ड द सन विद इट व्हेन इट बिकेम डार्क. सडनली मतलब एकदम से क्या हुआ, ब्लैक क्लाउड्स, थिक मतलब काफी हैवी, ब्लैक क्लाउड्स ने सन को कवर कर लिया और बिल्कुल अंधेरा हो गया. सनीज मदर आस्क्ड हिम टू स्टे इनसाइड. सनी की मदर ने बोला कि तुम अंदर ही रहो. शी सेड दैट द वेदर बिकेम क्लाउडी एंड इट माइट कॉज अ थंडरस्टॉर्म और रेन. उसने बोला कि जो वेदर है, मतलब जो मौसम है, वो क्लाउडी हो गया है और इससे क्या हो सकती है, बारिश हो सकती है या फिर तूफान आ सकता है. थंडरस्टॉर्म इज तूफान. सनी वॉज पजल्ड. सनी बिल्कुल पजल्ड हो गया, मतलब उसको समझ नहीं आया कि क्या बोला. एंड आस्क्ड हिज मदर हाउ डज वेदर चेंज. और फिर उसने अपनी माँ से पूछा कि जो वेदर है, जो मौसम है, वो किस तरह से बदलता है. His mother replied that the weather changes due to the sun. उसकी माँ ने बताया कि जो वेदर है, जो मौसम है, वो सन के कारण बदलता है. She further explained that the sun also causes winds to blow. और उन्होंने ये भी बताया कि जो सन है वही एक कारण है जो विंड्स के, हवा के बहने का. ठीक है, तो ये है सनी और उसकी माँ. तो अब हम यहाँ इस चैप्टर के अंदर पढ़ेंगे एयर, वाटर और वेदर के बारे में. एयर मतलब हवा, वाटर मतलब पानी एंड वेदर मतलब मौसम. ठीक है, तो लेट अस रीड. द एयर इज द अर्थ इज द ओनली प्लैनेट दैट हैज लाइफ. अर्थ सिर्फ एक, हमारी जो धरती है वही है एक ऐसा प्लैनेट जहां पर जिंदगी पॉसिबल है, जीवन पॉसिबल है. Its distance from the sun and the presence of air and water on it are some important factors that make life possible on the earth. उसका जो अर्थ का जो डिस्टेंस है, मतलब जो दूरी है सन से, और यहाँ पर जो प्रेजेंट है हवा और पानी, ये सारे इंपॉर्टेंट फैक्टर्स हैं जो कि अर्थ पर, जो कि धरती पर जीवन को पॉसिबल बनाती है, कि जीवन यहाँ पर पॉसिबल है. The sun's heat causes the movement of air and gives rise to winds. जो सन की हीट है, सन की जो गर्मी है, उससे क्या होती है, हवा बहती है और उससे क्या होती है, हवा उठती है, ऊंची उठती है, ऊपर उठती है. बिकॉज जो गर्म हवा होती है वो ऊपर उठती है. इट ऑल्सो कॉजेज चेंजेस इन द स्टेट्स ऑफ वाटर. और ये और क्या कॉज करती है, ये किस चीज का कारण है कि जो वाटर है उसके स्टेट चेंज हो सके, मतलब वाटर लिक्विड बन जाता है, गैस बन के इवेपोरेट हो जाता है, मतलब उड़ जाता है, या फिर वो सॉलिड बन जाता है. वो सब कुछ डिपेंड करता है सन पे. एंड द चेंजेस इन द कंडीशन ऑफ एयर एंड वाटर एट अ प्लेस कॉज द चेंजेस इन द वेदर. एक जगह पर जो चेंज है किसी भी एयर का या वाटर का किसी जगह पर, तो उससे हमारा जो वेदर है वो बदलता है. मतलब अगर हवा जो है अगर ठंडी चल रही है तो मौसम ठंडा है, हवा अगर गर्म चल रही है तो मतलब मौसम गर्म है. तो इस तरह से हमें पता लगता है, एयर और वाटर की प्रेजेंस से पता लगता है कि मौसम किस तरह का है. अब हमने पढ़ लिया इसके बारे में. आगे हमारा है वेदर. वेदर को हिंदी में हम बोलते हैं मौसम. वेदर कैन बी डिफाइंड एज द कंडीशन ऑफ द एटमोस्फियर एट अ गिवन टाइम और एट अ पर्टिकुलर प्लेस. वेदर क्या है, इसको हम बोल सकते हैं कि एक ऐसी कंडीशन या एक ऐसा वातावरण, एक ऐसा एटमॉस्फेयर जो किसी पर्टिकुलर प्लेस का है. मतलब अगर हम यहाँ पर देखें, इस एट प्रेजेंट इस टाइम यहाँ पर ठंड है, रात को ठंड है, सुबह के टाइम यहाँ पर क्या है, मौसम जो है थोड़ा सा गर्म होना शुरू हो गया, लेकिन हम इसको बोलते हैं कि दिस इज विंटर सीजन गोइंग ऑन ना, विंटर का वेदर चल रहा है हमारा. तो वो डिपेंड करता है कि किस तरह का वातावरण है. It is determined by the factors like air, cloud, humidity, rain and sunshine at a place. It is determined मतलब हमें कहाँ से पता चलता है, कौन से फैक्टर से पता चलता है कि मौसम कैसा है, कि वहाँ पर हवा कैसी चल रही है, वहाँ पर बादल कैसे हैं, वहाँ पे ह्यूमिडिटी, ह्यूमिडिटी मतलब नमी, किसी जो हमारे उसके अंदर एयर के अंदर नमी कितनी है, एंड रेन एंड सनशाइन किसी पर्टिकुलर प्लेस पे, उस पे उससे पता चलता है कि वहाँ का वेदर कैसा है. Most of our day-to-day activities are influenced by change in weather. The change in weather occurs due to the sun. बहुत सारी जो हमारी डेली की एक्टिविटीज हैं वो सारी वेदर के कारण हम बहुत ज़्यादा इफेक्ट रहती है, प्रभावित रहती हैं. तो द चेंज इन वेदर, जो वेदर में जो मौसम में जो बदलाव है वो आता है सारा बिकॉज ऑफ सन, सन के कारण आता है. रोल ऑफ सन इन वेदर चेंज. अब हम देखते हैं यहाँ पे कि सन का क्या रोल है, जो मौसम बदलता है उसमें सन का क्या रोल है. द सन प्लेज एन इंपॉर्टेंट रोल इन कॉजिंग चेंजेस इन वेदर कंडीशन. जो सन है बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है वेदर कंडीशन पर, मतलब मौसम के ऊपर. देखिए अब जहां पर हमारे सन की सीधी किरणें पड़ रही हैं तो ऑब्वियसली वहां पर गर्मी होगी.
जहां पर सीधी किरणें नहीं पड़ रही वहां पर सर्दी होगी। जहां पर अगर जैसे हम बोलते हैं ना सुबह सूरज निकला है तो इसका मतलब आज गर्मी है, अगर नहीं निकला तो इसका मतलब ठंड है। तो क्या होता है, द अर्थ मूव्स अराउंड द सन, जो हमारी अर्थ है वो सन के अराउंड चक्कर लगाती है और इसको बोलते हैं हम रिवोल्यूशन। दिस मोशन इज कॉल्ड रिवोल्यूशन। While revolving, the part of the earth nearer to the sun has warmer and longer days, so it is summer in that part. जब हमारी जो अर्थ है इसके अराउंड चक्कर लगा रही है, जो पोर्शन सन के सामने, सन के साथ साथ है, बिल्कुल सामने है, वहां पर गर्मी होगी, वहां पर समर होगी, ठीक है। एंड द पार्ट ऑफ द अर्थ अवे फ्रॉम द सन हैड कोल्डर एंड शॉर्टर डेज इन एंड देयर इज विंटर इन दैट पार्ट। अब ये देखिए यहाँ पर, अब जब हमारी अर्थ यहाँ पर है तो ये वाला एरिया, जो फ्रंट वाला एरिया है वो सन के बिल्कुल सामने है, तो यहाँ पर गर्मी है, यहाँ पर समर है। और इसके पीछे वाला जो एरिया है, सन, हमारी अर्थ तो गोल है ना, तो इसके पीछे वाला जो एरिया है वहां पर सन की डायरेक्ट किरणें नहीं पड़ रही, तो वहां पर सर्दी है, ठीक है। इधर वाले एरिया में गर्मी है, उधर वाले एरिया में सर्दी है, ठीक है। सो रिवोल्यूशन कॉजेज चेंज इन द सीजन। तो रिवोल्यूशन के कारण क्या होता है कि हमारा जो वेदर है, हमारा जो सीजन है वो बदल रहे हैं, अलग अलग मौसम आ रहे हैं, ठीक है। अब दूसरी बात क्या है यहाँ पर, द अर्थ ऑल्सो रोटेट अबाउट इट एक्सिस। जो अर्थ है वो अपने ही एक्सिस पर, अपनी ही जगह पर भी लगातार घूमती रहती है, रिवॉल्व होती रहती है। तो इस मोशन को हम क्या बोलते हैं, रोटेशन। इसको बोलते हैं रोटेशन। एक तो अपनी जगह पर घूमना, उसको बोलेंगे रोटेशन। एक इसका चक्कर लगाना, इसको हम बोलेंगे रिवोल्यूशन, ठीक है। तो क्या है, वन रोटेशन कंप्लीट्स इट्स अबाउट इन अबाउट 24 आवर्स। अर्थ का एक रोटेशन, एक जो वो चक्कर अपने आप में घूमती है, तो वो कितने घंटे का होता है, 24 घंटे का होता है। रोटेशन कॉजेज डे एंड नाइट। तो जो रोटेशन होती है उसके कारण क्या होता है, सुबह और रात होती है। मतलब जब हमारी सुबह है तो उस टाइम पे हमारा सन हमारे बिल्कुल सामने है, अर्थ के बिल्कुल सामने है, तो वहां पर सुबह है, वहां पर हम कहते हैं ना सूरज निकला है। फिर जब अर्थ ने रोटेट हो गई तो अर्थ के वहां पर सूरज नहीं दिख रहा, तो वहां पर चांद आ गया, या फिर वहां पर रात हो गई, वहां अंधेरा हो गया, तो उसको हम बोलेंगे नाइट हो गई, ठीक है। डेज आर वार्मर व्हेन नाइट्स आर कूलर। डेज आर वार्म, जो हमारे दिन होते हैं वो गर्म होते हैं और रातें जो है वो ठंडी होती हैं। एट नून व्हेन सन इज ओवरहेड, दोपहर के टाइम पे जब सन हमारे बिल्कुल सिर पर होता है, इट गेट्स टू हॉट वाइल इन मॉर्निंग एंड इवनिंग इट इज नॉट। तो जब सन बिल्कुल हमारे सर पर होता है तो क्या होती है, उस टाइम पे बहुत ज्यादा गर्मी हो जाती है, लेकिन मॉर्निंग और इवनिंग पे उस टाइम हॉट नहीं होती। दस डेली रोटेशन ऑफ द अर्थ कॉल ऑल्सो अफेक्ट्स द वेदर। तो इसलिए हम बोलते हैं जो डेली का जो रोटेशन है अर्थ का, उससे भी हमारा यू कैन से वेदर चेंज हो रहा है। लाइक सन है सुबह और सन इन द आफ्टरनून बिल्कुल सिर पे आ गया, और नाइट में सन जो है वो बिल्कुल डूब गया, ठीक है। तो क्या है, द हीट ऑफ द सन कॉजेज विंड्स टू ब्लो। जो सन की हीट है, उसकी गर्मी है, उससे जो विंड्स है वो हवा है वो बहती हैं। द सन हीट्स अप द एयर मेकिंग इट लाइटर। जो सन है वो हवा को गर्म रखता है, कैसे, एयर को लाइट बना देता है, एयर हल्की हो जाती है जब वो गर्म होती है। द हॉट एंड लाइटर एयर राइजेस अप एंड कूल एयर टेक्स इट्स प्लेस। जो हॉट एयर है, जो हल्की एयर है, वो ऊपर की ओर उठती है, वो हल्की हो जाती है इसलिए वो ऊपर उठती है, और उसकी जगह पर ठंडी एयर जगह ले लेती है। दिस मूवमेंट ऑफ एयर कॉजेज विंड्स। इस मूवमेंट को हम क्या बोलते हैं, विंड। द हीट ऑफ सन ऑल्सो चेंजेस द स्टेट ऑफ वाटर इन एयर एंड नेचर एंड कॉज चेंजेस इन वेदर। जो सन की हीट है उससे वाटर, जो एयर के अंदर वाटर है, मतलब एयर के अंदर जो नमी है वो भी बदलती है, और उसके कारण वेदर में चेंज होता है, ठीक है। तो हमारा आगे आ गया, हमारे इसके बारे में हमने अभी पढ़ा है, वेदर के बारे में हमने अभी पढ़ा यहाँ पे। तो नेक्स्ट वी आर गोइंग टू रीड अबाउट एयर। एयर इज वन ऑफ द प्राइमरी एलिमेंट दैट मेक्स लाइफ ऑन द अर्थ पॉसिबल। एयर क्या है, एक ऐसा प्राइमरी एलिमेंट है जो बहुत ज्यादा जरूरी एलिमेंट है, जिससे कि हमारी धरती पर लाइफ पॉसिबल है, जिंदगी पॉसिबल है। एयर इज अ मिक्सचर ऑफ मैनी गैसेस। एयर जो है वो मिक्सचर है बहुत सारी गैसेस का। इन एडिशन टू द गैसेस देयर आर वाटर वेपर एंड स्मॉल पार्टिकल ऑफ डस्ट। और गैसेस के साथ साथ एयर के अंदर क्या होता है, वाटर वेपर, वाटर मतलब पानी के बहुत ज्यादा छोटे छोटे कण होते हैं, एंड स्मॉल पार्टिकल ऑफ डस्ट, और बहुत ही छोटे छोटे डस्ट के पार्टिकल्स होते हैं। आर अर्थ इज सराउंडेड बाय अ थिक ब्लैंकेट ऑफ एयर कॉल्ड द एटमोस्फेयर। हमारी जो अर्थ है वो एयर की बहुत मोटी एक ब्लैंकेट से कवर है, इसको हम बोलते हैं एटमोस्फेयर।
वी कैन नॉट सी एयर, हम एयर को देख नहीं सकते. वी कैन फील इट व्हेन इट ब्लोज, लेकिन हम उसको फील कर सकते हैं. जब हवा चलती है तो हमें पता लगता है ना कि हवा चल रही है, हवा हमें लगती है तो हमें पता लगता है. द मूवमेंट ऑफ एयर कॉजेज विंड्स, दो जो मूवमेंट है, हवा जो बहती है उसको हम बोलते हैं कि वो विंड है. द मूवमेंट ऑफ विंड ऑल्सो अफेक्ट्स द वेदर, और हवा का जो चलना है उससे भी हमारा मौसम बनता है. हम बोलते हैं हवा अगर तेज चल रही है या हवा अगर ठंडी है तो हम बोलते हैं कि सर्दी है, हवा अगर धीरे चल रही है तो मतलब गर्म है तो फिर हम बोलते हैं गर्मी है. ठीक है, ये देखो, एयर कैन बी फेल्ट, जब एयर उड़ती है तो हमारे पे लगती है तो हमें पता लगता है. और अ स्टॉर्म, जब एयर बहुत तेज चलती है तो हम बोलते हैं कि तूफान आ रहा है ना, ऐसे होता है. अब यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, डिपेंडिंग ऑन इट्स स्ट्रेंथ अ विंड कैन बी कॉल्ड ब्रीज. एक एयर विंड जो है, हमारी जो एयर है वो कितनी ज्यादा मतलब स्ट्रांग है, कितने उसकी स्ट्रेंथ है, उसके ऊपर डिपेंड करता है कि हम एयर को अलग अलग नामों से बुलाते हैं. लाइक ब्रीज, जब हमारी जो विंड है वो क्या है, बहुत ज्यादा अच्छी है, अ जेंटल मूविंग विंड, उसको हम बोलते हैं ब्रीज. बहुत अच्छी सुहावनी सी हवा चल रही है तो उसको हम बोलते हैं ब्रीज. अ स्ट्रॉन्ग विंड इज कॉल्ड अ गेल, और एक बहुत ज्यादा तेज हवा चल रही है तो उसको हम बोलते हैं गेल. वाइल अ वेरी स्ट्रॉन्ग विंड इज कॉल्ड अ स्टॉर्म, लेकिन बहुत ही ज्यादा तेज हवा चल रही हो तो उसको हम बोलते हैं तूफान आ गया, है ना. जो हवा अच्छी से चल रही है उसको हम बोलते हैं ब्रीज, जो उससे थोड़ी सी स्ट्रांग चल रही है उसको बोलते हैं गेल, और जो बहुत ही ज्यादा स्ट्रांग चल रही है उसको हम बोलते हैं स्टॉर्म. अ स्टॉर्म व्हेन अकर्स विद लाइटनिंग एंड थंडर इज कॉल्ड थंडरस्टॉर्म. और जब स्टॉर्म मतलब बहुत ज्यादा तेज हवाएं जब चलती हैं और उसके साथ साथ लाइटनिंग मतलब बिजली कड़कती है और बादल गरजते हैं तो हम उसको बोलते हैं थंडर स्टॉर्म. थंडर स्टॉर्म मतलब बादलों का गरजना और बिजली का चमकना और बहुत तेज हवा का बहना. ठीक है, अब है हमारी सी एंड लैंड ब्रीज. इसमें क्या है, द सन हीट्स बोथ द लैंड एंड द वाटर. जो सन है वो गर्म कर देता है किसको, लैंड को भी और वाटर को. बट द लैंड हीट्स अप फास्टर देन वाटर, लेकिन जो लैंड है वो पानी से जल्दी गर्म होती है. इट ऑल्सो कूल्स डाउन फास्टर देन वाटर, और वो ठंडी भी जल्दी होती है, पानी से ज्यादा जल्दी ठंडी होती है. दिस कूलिंग एंड हीटिंग ऑफ द लैंड एंड वाटर गिव राइज टू सी ब्रीज एंड लैंड ब्रीज मेनली इन द कोस्टल रीजन. कोस्टल रीजन मतलब जो कि नदी के पास के एरिया होते हैं या फिर रिवर के पास के एरिया होते हैं, तो वहां पर अलग अलग सी ब्रीज या लैंड ब्रीज हम बोलते हैं. क्या होता है, ड्यूरिंग द डे, दिन के टाइम पे द सी इज कूल, जो सी होती है नदी होती है वो ठंडी होती है, एंड द लैंड इज वार्म, और जो जमीन होती है वो गर्म होती है. हॉट एयर अबव द लैंड राइजेस अप एंड कूल एयर अबव द सी ब्लोज टुवर्ड्स द लैंड टू टेक इट्स प्लेस. हॉट एयर अबव द लैंड, जो लैंड हमारी गर्म है, गर्म लैंड से एयर उड़ती है, एयर ऊपर की ओर उठती है, और यहाँ की जो एयर है, जो सी वाली एयर है, वो उड़ के लैंड की तरफ आती है. ठीक है, दिस मूवमेंट ऑफ ब्रीज फ्रॉम द सी टूवर्ड्स द लैंड, जो मूवमेंट है एयर का सी से लेकर, पानी से लेकर लैंड की तरफ, तो हम इसको बोलेंगे सी ब्रीज, कि वो समुद्र की हवा है या फिर नदी की हवा है ना, सी की तरफ से आ रही है तो इसको बोलेंगे सी ब्रीज. फिर क्या है, ड्यूरिंग नाइट द लैंड कूल्स डाउन फास्टर बट द सी रिमेन्स वार्म. और रात के टाइम क्या होता है, जो लैंड है वो जल्दी ठंडी हो जाती है लेकिन जो सी है वो गर्म रहती है. हॉट एयर अबव द सी राइजेस, सी की जो ऊपर जो हॉट एयर होती है वो ऊपर की ओर उठती है, एंड कूल एयर अबव द लैंड रशेस टू टेक इट्स प्लेस, और लैंड की जो एयर होती है जो ठंडी होती है वो सी की तरफ जाती है उसकी गर्म हवा की जगह लेने के लिए. द मूवमेंट ऑफ ब्रीज फ्रॉम द लैंड टूवर्ड्स द सी एट नाइट इज कॉल्ड लैंड ब्रीज. और रात के समय क्या चलती है, जो लैंड की तरफ से एयर सी की तरफ जाती है उसको हम बोलते हैं लैंड ब्रीज. तो आपको दो वर्ड समझ आए, सी ब्रीज एंड लैंड ब्रीज. नेक्स्ट हमारा आ गया वाटर. अब हमने कर दिया वेदर, हमने कर लिया एयर, और लास्ट हमारा क्या आता है, वाटर. वाटर में क्या है, मोस्ट ऑफ द अर्थ अबाउट टू थर्ड इज कवर्ड विद वाटर. अबाउट टू थर्ड, हमारे अर्थ का दो तिहाई मतलब टू थर्ड जो पार्ट है वो क्या है, पानी से घिरा हुआ है. मोस्ट ऑफ द वाटर इज प्रेजेंट इन सी एंड ओशन. ज्यादातर पानी कहाँ पर है, सी मतलब समुद्र में, और ये जो है नहरों नदियों वगैरह में है. इट ऑल्सो फाउंड इन लेक्स रिवर वेल्स एंड अंडरग्राउंड रिजर्वायर्स. और वो और कहाँ मिलता है, लेक्स नदियां और जो हमारी कुएं हैं या फिर अंडरग्राउंड हमारी जो वो बने होते हैं, बड़े बड़े कुएं बने होते हैं, वहां पर हमारा पानी होता है. द हीट ऑफ द सन ऑल्सो चेंजेस द स्टेट ऑफ वेदर. जो सन की हीट है वो भी वाटर की स्टेट को चेंज करती है. वाटर के स्टेट को चेंज करना मतलब पानी सॉलिड है मतलब बर्फ बन गया है, लिक्विड है मतलब बिल्कुल नॉर्मल है,
या फिर इवेपोरेट हो गया, इवेपोरेट मतलब भाप बन के उड़ गया, तो दैट ऑल डिपेंड्स ऑन सन। फर्स्ट क्या है, द इवेपोरेशन, द सन हीट चेंजेस वाटर इनटू वाटर वेपर। जो सन की हीट है वो इसको वाटर को वाटर वेपर में बदल देती है। आपने कभी देखा होगा मम्मी कपड़े सुखाती है, सुबह सुखाती है तो शाम तक वो बिल्कुल सूख जाते हैं ना, सुबह कपड़े गीले हैं, गीले सुखाए तो वो पानी कहाँ गया, तो वो पानी भाप बन के उड़ जाता है, सूरज के कारण वो पानी भाप बन के उड़ जाता है और हमारे कपड़े सूख जाते हैं। When the weather is hot, water and from the water body get evaporated and mixes in the air, increasing the amount of moisture or humidity in it। क्या होता है, जब हमारा मौसम जो है वो गर्म होता है तो वाटर क्या होता है, इवेपोरेट होता है वाटर बॉडी से, मतलब सी से, लेक से या पॉन्ड से, वहां से क्या होता है, वाटर इवेपोरेट होता है और ऊपर की तरफ जाता है। एंड मिक्सेस इन द एयर इंक्रीजिंग द अमाउंट ऑफ मॉइस्चर और ह्यूमिडिटी इन इट। वो क्या होता है, इवेपोरेट होकर एयर में मिक्स होता है, उससे क्या होता है, हमारे जो एनवायरनमेंट के अंदर मॉइस्चर या फिर हम ह्यूमिडिटी बोलते हैं या हिंदी में इसको नमी बोलते हैं, वो इंक्रीज हो जाती है। दस द वेदर बिकम ह्यूमिड। जब हम यू कैन से बारिश नहीं आती है और बारिश के जैसा चिपचिपा सा हम बोलते हैं ना, मौसम हो गया, हमारे फेस पे भी ऐसा लगता है कि जैसे चिप चिप सी हो रही, तो उस टाइम पे क्या होता है, हमारे वेदर के अंदर, हमारे मौसम के अंदर, एयर के अंदर ह्यूमिडिटी बहुत ज्यादा हो जाती है, वाटर के वेपर्स मिक्स हो जाते हैं, तो उसके कारण हमें ऐसे लगता है कि जैसे थोड़ा सा पसीना सा आ रहा है और थोड़ा सा हमारा जो वो है स्किन पे भी स्टिकी सा हो जाता है, तो वो होता है humidity या फिर moisture। Then evaporation may be slow or fast depending on the following factor। evaporation क्या ज्यादा या कम हो सकता है, किस किस पे डिपेंड करता है, इन चीजों पे डिपेंड करता है। फर्स्ट इज विंड। विंड क्या है, इवेपोरेशन इज फास्टर व्हेन द विंड वेदर इज विंडी। इवेपोरेशन मतलब वाटर का उड़ना, पानी का भाप बनकर उड़ना, वो फास्ट होगा जब बहुत ज्यादा हवा चल रही होगी। मूविंग विंड एब्जॉर्ब वाटर क्विकली। जब बहुत ज्यादा हवा चल रही होगी तो उससे पानी जो है वो जल्दी एब्जॉर्ब करती है, तो इवेपोरेशन ज्यादा होगा। देन टेम्परेचर, इवेपोरेशन इज फास्टर व्हेन द सन शाइन्स ब्राइटली। अगर जब सन बहुत ज्यादा तेज चलेगा, तेज वो यू कैन से शार्प सनलाइट होगी, तो क्या होगा, टेम्परेचर बहुत ज्यादा हाई होगा, तो तब भी हमारा इवेपोरेशन ज्यादा होगा। और अगर सन शार्प नहीं है तो फिर हमारा इवेपोरेशन कम होगा। फिर ड्राई एयर, इवेपोरेशन टेक्स प्लेस फास्टर व्हेन एयर इज ड्राई। हमारी जो एयर है जब वो ड्राई है तो वो क्या करती है, वो ज्यादा मॉइस्चर को अपने अंदर सोखती है, तो उस टाइम पे भी इवेपोरेशन ज्यादा होगा। एक सरफेस एरिया, सरफेस एरिया क्या, जैसे हमारे ये है, ये इसके अंदर हम जैसे पानी स्टोर कर रखते हैं, इसको अगर हमने खोल दिया तो इसका मुंह छोटा खुला हुआ है, तो उसके अंदर से कम पानी इवेपोरेट होगा। लेकिन हमारा अगर जैसे बड़ी है, जैसे रिवर है या फिर ओशियंस है, तो बहुत ज्यादा पानी का एरिया जो है वो फैला हुआ है, तो वहां पे इवेपोरेशन ज्यादा होगा। ठीक है, जितना एरिया जो है सन के एक्सपोज में आएगा, सन के टच में आएगा, उतना ज्यादा इवेपोरेशन होगा इसमें। फिर क्या है, कंडेंसेशन। कंडेंसेशन क्या है, द चेंज ऑफ वाटर वेपर इनटू वाटर ऑन कूलिंग इज कॉल्ड कंडेंसेशन। अभी हमने किया था इवेपोरेशन, जो हमारा पानी का उड़ना हम बोलते हैं, पानी उड़ गया, भाप बनकर उड़ गया। अब कंडेंसेशन क्या है, कंडेंसेशन उसका उल्टा है कि पानी फ्रीज हो गया, पानी ठंडा होके फ्रीज हो गया। जैसे हम अगर आपने देखा होगा कि चाय बनती है, तो अगर हम चाय के ऊपर या फिर गर्म पानी के ऊपर एक लिड लगा दें, हम एक उसको कवर कर दें, अगर आप घर पे भी करके देखो, उसको आप एक प्लेट से या फिर एक कोस्टर से उसको आप ढक देंगे, तो आप 2 मिनट बाद खोल के देखेंगे तो क्या होगा, उसके ऊपर वाटर के वेपर्स होंगे, पानी के ड्रॉपलेट्स होंगी। तो वो क्या होगी, उसको हम बोलते हैं कि जो भाप है वो, मतलब जो टी की जो भाप है, जो गर्म पानी की भाप है, वो पानी में बदल गई, तो उसको हम बोलते हैं कंडेंसेशन। द चेंज ऑफ वाटर वेपर इनटू वाटर ऑन कूलिंग इज कॉल्ड कंडेंसेशन। एज द वाटर वेपर राइजेस अप इन द एयर, जैसे ही वाटर वेपर ऊपर की ओर उठते हैं एयर में, इट कंडेंसेस इनटू टाइनी ड्रॉपलेट्स, तो वो छोटी छोटी बूंदों में बदल जाते हैं। दीज ड्रॉपलेट ज्वाइन टू फॉर्म क्लाउड्स, और ये सारे जो ड्रॉप्स होते हैं ये सारे क्लाउड्स बनाते हैं। व्हेन द क्लाउड्स बिकम हैवी इनफ, जब बहुत बड़े बड़े क्लाउड्स बन जाते हैं, वाटर वेपर ट्रांसफॉर्म इनटू वाटर, तो वाटर वेपर जो है वो पानी में बदल जाता है और वो रेन के रूप में नीचे गिरता है, हमारी धरती पर गिरता है। फॉग, ड्यू, फ्रॉस्ट आर ऑल्सो फॉर्म्ड बाय द प्रोसेस ऑफ कंडेंसेशन। फॉग मतलब धुंध आ गई, ड्यू मतलब जैसे हमारे सुबह जब हम उठते हैं, हम अपने फूल या पौधे देखते हैं, उसके ऊपर छोटी छोटी ड्रॉप्स लगी होती है, उसको ड्यू बोलते हैं। ऐसी जो हमारी लाइक ओले ओले पड़ते हैं, या फिर हम कहते हैं कि बर्फ गिर रही है, बर्फबारी हो रही है, धुंध पड़ रही है, तो वो सारे किसके कारण होते हैं, कंडेंसेशन के कारण होते हैं। ठीक है,
फिर हमारा क्या है, रेन. When water evaporates, its vapors rise up. जब वाटर इवेपोरेट होता है तो उसके जो वेपर्स हैं वो ऊपर की ओर उठते हैं. द वाटर वेपर कूल्स एज इट गोज अप एंड चेंजेस इनटू टाइनी ड्रॉपलेट्स ऑफ वाटर. जो वाटर वेपर होते हैं वो ठंडे होते हैं और वो टाइनी ड्रॉपलेट, छोटे छोटे ड्रॉपलेट्स में बदलकर ऊपर की ओर उठ जाते हैं. दीज ड्रॉपलेट्स जॉइन टुगेदर टू फॉर्म क्लाउड्स. ये जो ड्रॉपलेट्स होते हैं इकट्ठे जॉइन होते हैं और क्लाउड्स बनाते हैं. When clouds become heavy with water, they cannot hold the water more and fall down as a rain. जब clouds बड़े बड़े हो जाते हैं, वो पानी को और संभाल नहीं पाते तो वो नीचे as a rain गिर जाते हैं. फिर this is formed when water vapor mixes with the very cold air. Fog क्या होती है, धुंध. हम हिंदी में बोलते हैं धुंध. ये क्या होती है, जब वाटर वेपर एयर के साथ, ठंडी हवा के साथ मिक्स हो जाते हैं एंड ड्रॉप्स ऑफ वाटर फॉर्म्स अ ब्लैंकेट ऑफ क्लाउड. वो काइंड ऑफ एक क्लाउड बना देता है, एक एनवायरमेंट के अंदर एक तरह का एक क्लाउड बना देता है, मतलब बादल की तरह बना देता है जस्ट अबव द वाटर और लैंड, धरती के बिल्कुल ऊपर की ओर. तो उसको हम बोलते हैं धुंध, या इंग्लिश में हम बोलते हैं इसको फॉग. फिर हमारा ड्यू. इन विंटर व्हेन वाटर वेपर इन एयर कंडेंसेस और टचेस कोल्ड सरफेस, स्मॉल ड्रॉप्स ऑफ वाटर कॉल्ड ड्यू आर फॉर्म्ड. वही जो मैंने आपको पहले बताया था कि पत्तों के ऊपर जब आप सुबह उठ के देखते हैं, रात को जब धुंध पड़ती है और सुबह उठ के जब आप देखते हैं, पत्तों के ऊपर छोटी छोटी ड्रॉपलेट्स होती हैं, बहुत सुंदर लगती हैं वो, तो उसको हम बोलते हैं ड्यू, ड्यू ड्रॉप्स बोलते हैं. फिर है फ्रॉस्ट. फ्रॉस्ट क्या है, जो जैसे लाइक बर्फ जम जाती है उसको बोलते हैं फ्रॉस्ट. when it is very cold, the dew or surface water freezes into tiny water white crystals and called frost. इसको हम बोलते हैं कि ये जो छोटे छोटे पानी की छोटी छोटी ड्रॉपलेट्स होती हैं वो फ्रीज हो जाती हैं, तो हम उसको बोलते हैं फ्रॉस्ट. ठीक है, बर्फ पड़ती है उसको बोलते हैं हेल. when droplets pass through a very cold region of the atmosphere, they freeze and form hail. इसको हम बोलते हैं ओले. ओले बोलते हैं ना, जब ओले गिरते हैं तो हम बोलते हैं कि ये दिस इज हेल स्टॉर्म, उसको हम हेल स्टॉर्म बोलते हैं. तो ये क्या होती है, हेलस्टोन डैमेज द क्रॉप्स. जब ऐसे बर्फबारी होती है ना, ऐसे ओलावृष्टि होती है, इसको हम बोलते हैं हिंदी में, ओले पड़ते हैं, तो उससे हमारी सारी क्रॉप्स जो है वो खराब हो जाती हैं. फिर हमारा क्या है, स्नो. स्नो फॉर्म्स व्हेन वाटर वेपर टर्न्स डायरेक्टली इनटू आइस बाय विदाउट एवर passing through a liquid state. This happens as water condenses around an ice crystal. ये क्या होती है, स्नो. स्नो भी क्या होती है, बर्फ ही होती है. आपने सुना होगा स्नोमैन लोग बनाते हैं, तो वो भी बर्फ ही होती है. तो उससे क्या होते हैं, ये तब बनती है जब वाटर वेपर डायरेक्टली बर्फ में बदल जाते हैं और वो लिक्विड स्टेट में जाते ही नहीं, सीधा ही बर्फ में बदल जाते हैं. ठीक है, दिस हैपन्स एज वाटर कंडेंसेस अराउंड एन आइस क्रिस्टल. तो ये क्या होता है, जब पानी जम जाता है, किसी आइस क्रिस्टल के पास जम जाता है पानी, तो उसको हम बोलते हैं स्नो. फिर है वाटर साइकिल. वाटर साइकिल क्या होती है, अब यहाँ पर आपको इस पिक्चर के अंदर ये सेम ड्राइंग आपने अपनी कॉपी में भी बनानी है. तो ये वाटर साइकिल क्या होती है, जैसे ये नदियां हैं, ये छोटे छोटे तालाब हैं, यहाँ से क्या होता है, सूरज के कारण, सन के कारण ये पानी जो है वो इवेपोरेट होता है, वो भाप बन के ऊपर की तरफ उठता है. जब हवा जो है वो गर्म होती है तो वो ऊपर की ओर उठती है, तो सन के कारण जो पानी है वो इवेपोरेट होता है, वो भाप बन के ऊपर की ओर उठता है और वो बादल बनाता है. और जो बादल, छोटे छोटे बादल जो है वो इकट्ठे हो जाते हैं, बहुत सारे बादल इकट्ठे हो जाते हैं, तो वो मतलब कंडेंसेशन हो गई है उसकी. ठीक है, जब वो बहुत सारे बादल बहुत बड़े बड़े हो जाते हैं और वो पानी को होल्ड नहीं कर पाते, तो वो एज अ रेन, बारिश की तरह वो नीचे गिरते हैं, हमारी जमीन पर गिरते हैं. ठीक है, अब जमीन पर गिरेंगे तो वो कहाँ जाएगा पानी, सारा नदियों में या फिर हमारे छोटे छोटे तालाबों में या फिर छोटे छोटे जो हमारे पॉन्ड है उसमें जाएगा. ठीक है, तो यहाँ पे आ गया पानी हमारा, और फिर उसके बाद क्या हुआ, यहाँ से पानी फिर दोबारा हमारा भाप बन के उड़ गया, फिर वो बादल बन गए, फिर बादल से क्या होगी, बारिश होगी, और फिर पानी यहीं पे आ गया, दोबारा नदियों में आ गया. तो ये क्या है, एक तरह की साइकिल है, वाटर साइकिल है. पहले पानी नदियों में था, फिर उड़ गया, बादलों में चला गया, फिर बादलों से बारिश हुई, फिर दोबारा नदियों में आ गया. तो दिस इज कॉल्ड वाटर साइकिल. द प्रोसेस ऑफ इवेपोरेशन एंड कंडेंसेशन टेक्स प्लेस कंटिन्यूसली इन द नेचर. वो ये ना, पानी उड़ता है, फिर फ्रीज होता है, फिर बह जाता है, फिर उड़ता है, फिर फ्रीज होता है, फिर बह जाता है. तो ये क्या होती है, नेचर में चलता रहता है, प्रकृति में चलता रहता है. दिस प्रोसेस इज कॉल्ड वाटर साइकिल. इसको हम बोलते हैं वाटर साइकिल. Water evaporates from lakes, rivers, seas, oceans and other water bodies and condenses to form clouds. Water जो है वो उड़ता है लेक्स में से,
रिवर्स में से, सी में से, ओशियंस में से, और बाकी अदर जो वाटर बॉडीज होती हैं जहाँ पर पानी कलेक्टेड होता है वहां से इवेपोरेट होता है एंड कंडेंस, फिर ऊपर उठता है, इवेपोरेट होने के बाद ऊपर जम जाता है और क्लाउड बनाता है। द क्लाउड बिकम्स हैवी एंड कैन नॉट होल्ड द वाटर, फिर जो क्लाउड है वो हैवी हो जाते हैं और वो पानी को संभाल नहीं पाते हैं। देन दे फॉल डाउन एज प्रेसिपिटेशन, फिर प्रेसिपिटेशन होती है, रेन हो जाती है इन द फॉर्म ऑफ रेन, स्लिट, हेल और स्नो। या तो बारिश होती है या फिर ओलावृष्टि होती है या फिर स्नो जम जाती है, और क्या होती है हमारी जो पानी की वाटर बॉडीज जो होती हैं जहाँ पर पानी कलेक्ट होता है वो दोबारा भर जाते हैं बारिश से। ठीक है, तो ये हमारी वाटर साइकिल होगी। देन अब हमारा आ गया वाटर इम्प्योरिटीज एंड देयर प्योरिफिकेशन। इम्प्योरिटीज क्या होता है? इम्प्योर, इम्प्योर का मतलब क्या है? प्योर का मतलब होता है शुद्ध, और इम्प्योर का मतलब होता है थोड़ा सा दूषित। मतलब जो हमारा नदियों में, नालों में और रिवर्स में जो पानी होता है वो बिल्कुल साफ पानी नहीं होता, उसके अंदर क्या क्या मिक्स होता है? डस्ट पार्टिकल होते हैं, उसमें मिट्टी होती है और उसके अंदर बहुत सारी चीजें होती है जो हम पीने लायक नहीं होती, हम उसको डायरेक्ट पी नहीं सकते। तो क्या करते हैं? द वाटर वी यूज शुड बी नीट एंड क्लीन, जो हम पानी यूज करते हैं वो बिल्कुल साफ होना चाहिए, बिल्कुल क्लीन होना चाहिए। बट द वाटर इन वेल, रिवर एंड लेक इज नॉट प्योर ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ इम्प्योरिटीज। लेकिन जो पानी नदियों में, नालों में और लेक्स के अंदर होता है वो साफ नहीं होता क्योंकि उनमें इम्प्योरिटीज होती है, इसमें गंदी चीजें होती हैं। इट में ऑल्सो कंटेन जर्म्स, उसके अंदर जर्म्स भी हो सकते हैं। सो दीज इम्प्योरिटीज आर नीडेड टू बी रिमूव्ड आफ्टर बिफोर यूज। तो ये जो इम्प्योरिटीज हैं, ये जो गंद वगैरह है, उसको निकालना पड़ता है यूज करने से पहले। इम्प्योरिटीज में बी सोल्यूबल और इनसोल्यूबल। सोल्यूबल मतलब जो मिक्स हो जाता है, इनसोल्यूबल मतलब जो मिक्स नहीं होता है। ठीक है, जैसे हमने पहले भी एक चैप्टर में आया था, मैटर वाले चैप्टर में आया था कि अगर हम सॉल्ट को वाटर में मिक्स करेंगे तो वो मिक्स हो जाएगा, वो हमें दिखेगा नहीं, तो वो सॉल्यूबल है। लेकिन अगर सैंड को मिलाएंगे तो वो मिक्स नहीं होगी, तो वो इनसॉल्यूबल है। सॉल्युबल impurities लाइक सॉल्ट कैन नॉट बी सीन, अगर हम सॉल्ट मिक्स करेंगे तो हम उसको देख नहीं सकते हैं। लेकिन इनसॉल्युबल impurities लाइक स्टिक्स, मतलब एक लकड़ी का टुकड़ा है, मड मतलब मिट्टी है, स्टोन्स है, छोटे छोटे कंकर हैं, वो दिख सकते हैं। ठीक है, तो इनसॉल्युबल impurities जो है वो उनको रिमूव कर सकते हैं। किस तरह से? इसकी कुछ मेथड है। फर्स्ट इज सेडिमेंटेशन। सेडिमेंटेशन क्या होता है? The process of settling down of heavy insoluble impurities present in air in water is called sedimentation. ये क्या होता है? हमने पानी को एक जार में डाल के रखा और उसको हमने बहुत टाइम तक छेड़ा नहीं, उसको हमने स्टिल रहने दिया। जब उसको हम बहुत टाइम तक छेड़ेंगे नहीं तो क्या होगा? वो जो मिट्टी होगी वो सारी नीचे बैठ जाएगी, नीचे बैठ जाएगी, तो प्रोसेस का हम बोलते हैं सेडिमेंटेशन। दिस मेथड इज यूज टू रिमूव सैंड फॉर वाटर। ये मेथड यूज होता है वाटर में से सैंड को, मिट्टी को खत्म करने के लिए। ठीक है, फिर क्या है? डीकेंटेशन। डीकेंटेशन क्या होता है? अब हमने जैसे पानी को नीचे बिठा दिया तो क्या करेंगे? ऊपर वाले पानी को हम बाहर निकाल लेंगे ना, नीचे मिट्टी को छोड़ देंगे, ऊपर वाले पानी को निकाल लेंगे, तो उसको हम बोलेंगे डीकेंटेशन। कैन है हमारी, उसको हमने डीकैन कर दिया, उसको हमने निकाल दिया, खाली कर दिया पानी को। ठीक है, इसको हम दूसरे कंटेनर में डाल लेंगे तो सैंड पीछे रह जाएगी, तो दिस इज डीकेंटेशन। फिर है फिल्ट्रेशन। फिल्ट्रेशन क्या होती है? आपने घर पे देखा होगा जब मम्मी चाय बनाती है तो वो एक स्ट्रेनर का यूज करती है। स्ट्रेनर मतलब छलनी, छलनी का यूज करती है ना। जब वो उसको चाय को छानती है तो फिर ऊपर जो छलनी होती है उसके अंदर पत्ती रह जाती है और नीचे साफ क्लीन चाय आ जाती है ना। तो वैसे ही यहाँ पर फिल्टर यूज होता है इंसोल्युबल इम्प्योरिटीज को निकालने के लिए। In the same way, the surface water of the earth filter when it passes through different layer of soil to become underground water. इसी तरह से क्या होता है? जो हमारी अर्थ है, हमने पहले एक चैप्टर में किया था कि अर्थ की बहुत सारी लेयर्स होती हैं। तो अर्थ की जो डिफरेंट लेयर्स होती हैं, जब उनके बीच में से हमारा वाटर क्रॉस होता है तो वो वाटर क्लीन हो जाता है। तो हम बोलते हैं कि जो अंडरग्राउंड वाटर होता है वो क्लीन होता है क्योंकि वो बहुत सारी लेयर्स के साथ क्रॉस होके फिर नीचे जाता है, तो वो नीचे सेटल हो जाता है, तो वो उसको हम बोलते हैं फिल्ट्रेशन। Though underground water or water from other sources may appear clean, it can have soluble impurities. लेकिन हम कहते हैं जो अंडरग्राउंड वाटर जो होता है वो देखने में तो बिल्कुल साफ लगता है, लेकिन उसके अंदर कुछ सॉल्युबल इम्प्योरिटीज हो सकती हैं जो देखने में नहीं आती है, हम सीधा उनको नहीं देख सकते। तो सॉल्युबल इम्प्योरिटीज इन वाटर कैन बी रिमूव बाय बॉइलिंग इट। तो जो इस तरह की सॉल्युबल इम्प्योरिटीज होती हैं तो उनको अगर हम पानी को उबाल लेते हैं तो वो खत्म हो जाती हैं। इट ऑल्सो किल्स जर्म्स, और ये जर्म्स को भी खत्म करती है। Chemicals like chlorine, bleaching powder और potassium permanganate are also added to kill the germs in the water. ये जो chemicals हैं जैसे क्लोरीन है, ब्लीचिंग पाउडर है या पोटेशियम परमैंगनेट है, इनको भी पानी में डाला जाता है germs को मारने के लिए. So this is all about your chapter. I hope you all understood this.
ठीक है, इफ यू हैव अंडरस्टूड दिस, तो आपका जो कमेंट सेक्शन है नीचे, उसमें आपने आंसर करना है कि मैम मेरे को ये चैप्टर समझ आ गया और आपने इस तरह से समझाया, या आपकी अगर कोई क्वेश्चन है तो आप वो भी उसमें कमेंट सेक्शन में डाल सकते हैं। और इस चैनल को लाइक करो और सब्सक्राइब करो, ठीक है।